कहते हैं अगर किसी इंसान से अनजाने में गलती हो जाती है तो उसे गलती नहीं कहते, लेकिन इंसान उसी गलती को बार बार दोहराता है तो वह जो होता है उसका हश्र जो उसके सामने आता है वह जो होता है उसके लिए काफ़ी ख़तरनाक भी हो जाता है। आज के घटना में सेम ऐसा ही हुआ, जिसकी वजह से ना सिर्फ एक महिला इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है बल्कि उसके पीछे ही उसका पूरा का पूरा परिवार भी तबाह हो जाता है। आज की घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस स्टडी बात चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है मुंबई जो होता है उसी के पास एक नई इलाका पड़ता है और उसी के पास पनवेल जो होता है ज़िला पड़ता है और ठीक उसी के पास खांडेश्वर थाना पड़ता है। अब मैं बात कर रहा हूँ 4 जून 2019 को सुबह का टाइम होता है। उसी खांडेश्वर के पास एक होटल पड़ता है, बीर पार्क होटल। उसी होटल के मैनेजर होते हैं, वह होते हैं गणेश बाबू। अपने केबिन में सुबह बैठे होते हैं, तभी जो होता है उनके सामने उनका वेटर आता है, हाँफता डाँपता हुआ बोलते लगता है कि साहब कमरा नंबर 104 का जो होता है वह ताला नहीं खुल रहा अंदर से, और हमने कई बार आवाज़ लगाया लेकिन वह आवाज़ नहीं खुल रहा है और ना ही कोई हमें सूचना मिल रहा उसके बारे में। तो गणेश बाबू होते वह कहने लग जाते हैं कि इसने तो रात में 8 बजे जो होता है अपना एंट्री लिया, लेकिन सुबह इसका जो एंट्री होता है 8 बजे ख़त्म होने का था, लेकिन अभी 2 घंटा हो गया, आखिर यह बाहर व्यक्ति आया क्यों नहीं? क्योंकि वह दोनों अंदर जो घुसे तो वह एक जोड़े थे। गणेश बाबू उठ जाते हैं अपने उसी पसे केबिन से, उठ के वह कमरे के पास जाते हैं। जाने के बाद वह तुरंत ही उस दरवाजे को जो खड़खड़ाने लगते हैं, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आता है। तो गणेश बाबू जो होते हैं उसी समय अपना मास्टर कीज लाते हैं, लाने के बाद वह दरवाज़ा खोल देते हैं। जैसे ही खोलते हैं तो अंदर दाखिल होते हैं, देखते हैं तो उनकी आंखें उठी समय फटी की फटी रह जाती हैं। वहाँ पर देखते हैं एक महिला जो होती है वह बेड पे पड़ी होती है, और वह जो होता है एक व्यक्ति जो होता है वह उस पंखे के सहारे फांसी के फंदे पर लटका हुआ होता है। यानी कि दोनों जो होते हैं मृत पूरा जगह से हो चुके होते हैं। वह इतना भन्ना जाते, वह सोचते हैं आखिर हो क्या गया, और इस केस को काफ़ी सीरियस समझते हुए गणेश बाबू जो होते हैं खांडेश्वर पुलिस थाने में फ़ोन करते हैं। वहाँ के थाना प्रभारी होते हैं नागेश मोरे। उनके कानों में यह खबर पहुँचती है तो अपने दल बल की टीम के साथ उसी समय जो होता है वह बीर पार्क होटल में पहुँचते हैं। और जब पहुँचते हैं तो वहाँ का नज़ारा वह भी देखते हैं, काफ़ी बाहर जो होता है भीड़ सा लगा होता है। भीड़ को हटाकर वह अंदर प्रवेश करते हैं। वह जो होते हैं देखते हैं कि वह पंखे पर व्यक्ति लटका हुआ और नीचे पड़ी हुई एक औरत की डेड बॉडी। तो वह अलट पलट के देखने लगते हैं तो औरत का जो चेहरा होता है काफ़ी बुरी तरह से झुलझा दिया गया होता है और उसके गले पर काफ़ी निशान होते हैं। पुलिस तुरंत ही समझ जाती है दोनों ने अपने आप को आत्महत्या किया है। इसी वजह से पुलिस सोचती है आखिर यह किस लिए और क्यों किया, क्योंकि जो दरवाज़ा था वो अंदर से बंद था। अब उसी समय वहाँ थाना प्रभारी जो होते हैं गणेश बाबू से पूछने लग जाते हैं कि यह सब कैसे और क्यों हो गया। गणेश बाबू कहने लग जाते हैं साहब हम इसके बारे में नहीं जानते, या जो है कल शाम को 8 बजे अंदर आए, हमसे बोलने लगे हमें जो है 12 घंटे के लिए कमरा चाहिए। हमने इन दोनों को 12 घंटे के लिए कमरा दे दिया, लेकिन जब सुबह का टाइम हमारा बेटा लगभग 8:30 बजे के आसपास आया चाय लेकर, तो जो है दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे। तो हमारे बेटे ने कई बार पीटा, लेकिन दरवाज़ा ना खुलने की वजह से हमें सूचना दिया, तो हमने आकर तुरंत ही मास्टर की से इसका दरवाज़ा खोला, अंदर का नज़ारा देख कर तुरंत ही आपको फ़ोन कर दिया। अब उसी समय नागेश मोरे सोचते हैं कि आखिर यह सब कैसे हो सकता है, क्योंकि उस समय जो महिला थी उसकी उम्र दिख रही थी 30 से 35 साल के बीच, और उस व्यक्ति की उम्र जो है दिख रही थी 40 से 45 साल के बीच। अब उसी समय जो होते हैं इस मामले को काफ़ी संज्ञान से लेते हैं, तो नागेश मोरे जो होते हैं अपने से बड़े अधिकारी के पास फ़ोन कर देते हैं। बड़े अधिकारी भी आते हैं, उनके साथ कई दल बिल की टीम और फॉरेंसिक टीम भी आती है। साक्ष्य में वहाँ पर कुछ साक्ष्य भी जुटाना चाहती है, तो देखती आस पड़ोस जो होता है वहाँ पर एक कैरोसिन का खाली डब्बा पड़ा होता है और नायलॉन की एक रस्सी पड़ी होती है। फॉरेंसिक टीम जो होती है उन दोनों को अपने कस्टडी में लेती है। लेने के बाद उनको तुरंत का तुरंत जांच के लिए भेज देती है। पुलिस समझ जाती है आखिर यह कैरोसिन जो होता है किस लिए उपयोग किया गया। पुलिस काफ़ी जो होता सख्ते में आ जाती है कि इस मामले की जांच हम किस बिना पर करें, क्योंकि हत्यारा जो है यही दोनों में से हैं, लेकिन यह जो है दुनिया में तो नहीं रहे, किस बिना पर इसकी सच्चाई सामने आ पाएगी। और पुलिस सोचती है इस बिना पर क्यों ना इनके घर वालों के साथ जो होता है इनको खबर भी दिया जाए, और इसीलिए पुलिस तुरंत अब जो होते हैं उसी समय गणेश बाबू से पूछने लग जाते हैं कि हमें इनका नाम और पता सब हमें बता दो। गणेश बाबू जो होते जाते हैं अपने काउंटर से, वह जो होता है वह डायरी लाते हैं।
डायरी लाते थे। पता चलता है कि इस औरत का नाम होता है बनीता चौहान और इस आदमी का नाम होता है राव साहब दो सिंह। पुलिस जैसे इन दोनों के बारे में जानती है और इन दोनों का पता भी कर लेती है। लेकिन कहा भी जाता है दोस्तों कि ऐसे लोग जो करने वाले होते हैं वह अपना नाम पता सही नहीं दर्ज करवाते। इसी बिना पर हम नागेश मौर्य सोचते हैं कि हो सकता है इनका नाम पता गलत हो, लेकिन वह कोशिश भी करते हैं। उनका कोशिश भी जो है सफल हो जाता है। उनके परिवार वालों को सूचना मिल जाता है। उनके परिवार वाले जो होते हैं उसी समय जो होता है वह उस अस्पताल में पहुंच जाते हैं जहां पर इन दोनों की बॉडी को पुलिस जो होती है उसी समय उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा चुकी होती है। उनका अच्छे से वहाँ पोस्टमार्टम भी हो गया था, साथ में मोर्चरी में रखवा दिया गया था। उनके परिवार वालों को वहाँ नागेश मौर्य जो होते हैं वहीं जाने की सूचना भी दे देते हैं। उन दोनों के परिवार वहीं मोर्चरी में जाते हैं और देखते हैं तो वहाँ पे तुरंत ही अपने बच्चों को पहचान कर वहीं पर दहाड़े मारकर चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। पुलिस जो होती है उसी समय उनको चेहरे को देखती है तो भाप भी जाती है क्या जो है इन्हीं के परिवार वाले हैं। और इसी बिना पर अब पुलिस जो होती है काफ़ी साक्ष्य जुटाती है कि यह सब कैसे और क्यों हो गया। इसीलिए पुलिस जो होती है दोनों परिवारों से काफ़ी बारीकी से पूछताछ करती है। लगभग 4-5 दिन लग जाते हैं साक्ष्य जुटाने में। जब पुलिस के सामने जो सच्चाई निकल के आता है इससे सुनने के बाद तो पुलिस के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। असल में यह जो होती है बनीता चौहान यह होती है महाराष्ट्र के ही या बीड जिले की रहने वाली होती है। उस समय अपने जो होता है अपने माँ और अपने भाई और उसके बनीता के जो होते हैं पिता इस दुनिया में नहीं थे। लेकिन बनीता जो होती है देखने में काफ़ी खूबसूरत भी थी और बचपन जो होता है इसका उसी बीड़ के ही उस ज़िले में काफ़ी अच्छे से बीतता है। लेकिन वहाँ पर इनके परिवार का गुजारा नहीं होता है और इसीलिए आप फैसला लेते हैं मुंबई के ही उपनगर के चैबूर बंसी में आने का। वहाँ आते हैं अपने परिवार के साथ, वह जो होती है अपने भाई और साथ में अपनी माँ के साथ उसी इलाके में रहना शुरू कर देती हैं। अब जो बचपन होता है वह जाकर उसी चैबूर वंशी के इलाके में बीतना शुरू हो जाता है। वह जो होती है बनीता अपने जो होती है भाई और अपनी माँ की ज़िंदगी सुधारने के लिए काफ़ी जो होती है इतनी लगन से अपनी पढ़ाई कर रही होती है। सोचती है कि पढ़ाई कर लेंगे तो हमें नौकरी मिल जाएगा। लेकिन बनीता का जो बड़ा भाई होता है उसके ऊपर पूरे परिवार का जिम्मेदारी होता है। उसके भाई का जो था शादी का उम्र हो गया था, लेकिन वह सोचने लगता है कि अपनी बहन बनीता की शादी जल्द से जल्द कर देंगे, इसके बाद अपनी शादी का हम जो था सोचेंगे। बनीता का भाई अपनी बहन के लिए शादी का रिश्ता देखने के लिए तैयारी भी कर लेता है। देखने में बनीता काफ़ी खूबसूरत भी थी। अगर उसको एक नज़र में कोई देख लेता तो बनीता को शादी के लिए मना नहीं करता है। महाराष्ट्र के इलाकों में यह भी होता है परंपरा कि वहाँ लड़की वाले नहीं आते, लड़के वाले खुद आते देखने के लिए। तभी उसी में से एक बिचौलिया होता है, उसी जो होता है बनीता का दूर का रिश्तेदार होता है। वह बनीता के भाई से आके मिलता, वह कहने लगता है कि तुम्हारे ही महाराष्ट्र के इलाके जो बीड़ पड़ता है उसी ज़िले का रहने वाला होता है ज्ञानेश्वर चौहान, जो होता है तुम्हारे ही बिरादरी का है। असल में वह एक सेना में मौके पर वह उसकी पोस्टिंग भी है और वह दिल्ली में काम भी करता है। और इसीलिए जैसे इस बात को वह बनीता का भाई सुनता है तुरंत इस रिश्ते को जो होता है पूरी तरह से हामी भर लेता है। और इसीलिए इनके शादी करने के लिए वह उस बम्बई से निकल कर वह बीड़ के इलाके में जो होता है आकर अपने पुराने पुश्तैनी मकान पे शादी की व्यवस्था करते हैं। ज्ञानेश्वर और जो होती बनीता की दोनों की शादी काफ़ी अच्छे से कर दिया जाता है। वक्त बीतने लगता, शादी का जो होता है ऐसा वक्त बीतने लगता है कि ज्ञानेश्वर उस समय बनीता को पाता है, काफ़ी खुश रहता है क्योंकि उससे सुंदर बीवी नहीं मिल सकता था। बनीता जो होती है पाती अपने पति को भी वह काफ़ी धन्य मानती है। वह सोचती है कि इससे पति हमें इस दुनिया में नहीं मिल सकता, क्योंकि ज्ञानेश्वर जो था एक सेना था। सेना का जो था काफ़ी कर्मचारी अच्छा सा था, जो उसके काफ़ी अच्छे पैसे भी आते थे। अब इस वजह से इनका ज़िंदगी ऐसे बीतने लगता है। लगभग कुछ वक्त बीत जाता है। जब बीत जाता है लगभग वह जो होता है 5 साल के वक्त बीत जो इनको 2 बच्चे भी होते हैं, एक बेटा होता है एक बेटी होता है। जब दोनों बड़े होने लगते हैं, इनका जीवन अच्छे सुधरने लगता है, तो इसी बीच जो होता है ज्ञानेश्वर की वहाँ से तबादला हो जाता है। अब जिस वजह से वह जो होती है बनीता काफ़ी घबरा से जाती है। घबराने की वजह से सोचती है कि हमें अब इनके साथ रहना जो होता है काफ़ी मुश्किल से है, क्योंकि परिवार को जो खर्चा काफ़ी बड़ा है। इसीलिए वह अपने माँ और अपने भाई मुंबई के इलाके में आकर रहना शुरू कर देती है। और जब वहाँ रहने लगती है तो अपने बच्चों का जो होता है पास के इलाकों में दाखिला करवा देती है। और ज्ञानेश्वर जो होता है जब उसका अपने बच्चों से मिलने का मन करता तो मुंबई में वह चला आता, कुछ दिन ठहरता, फिर अपने जो होता ड्यूटी के लिए चला जाता था। यानी कि इनका जो ज़िंदगी का जो जरिया होता है ऐसे ही बीतना शुरू हो जाता है। वक्त बीतने लगता है तो बनीता जो होती है अपने ही पास के इलाके में जाकर तो एक छोटी मोटी प्राइवेट नौकरी भी करना शुरू कर देती है। और जब करती है तो इनका पैसे का जो होता है या पूरा खर्चा पूरा होने लगता है। वक्त बीतने लगता है, तभी मैं बात कर रहा हूँ साल 2010 की बात है।
तो उसी समय जो होती है विनीता अपने पास के इलाके में जो होता है एक किराने की दुकान होती है, उसी दुकान पे सामान लेने के लिए गई थी। तो वहाँ पर उसकी एक सहेली होती है रचना, उसी सहेली के साथ वह बैठ के बात कर रही होती है। तभी उसी सहेली रचना का जो होता है एक काफ़ी अच्छा सा दोस्त होता है। वह दोस्त होता है राव साहब, जिसकी उम्र होती है लगभग 40 से 45 साल के बीच। राव साहब की जो होता है शादी भी हो गई थी, उसके जो होते हैं 3 बच्चे थे और साथ में उसकी पत्नी भी उसी इलाके में रहती थी। यानी कि कुछ ही दूरी पर इलाका पड़ता है प्रतीक्षा नगर, उसी इलाके में रहने वाले पूरे परिवार के साथ रहता था। राव साहब जो होता है देखने में काफ़ी जो होता है हैसियत वाला व्यक्ति था और एक होता है आपराधिक एक प्रवृत्ति का आदमी भी था। इसके गले में काफ़ी मोटे लॉकेट थे। देखने में हर कोई कह देता कि यह बड़े घर का बेटा है। और जैसे ही वहाँ एक नज़र में जो होती है उसी समय विनीता वह राव साहब को देखती है, तो एक ही नज़र में विनीता राव साहब की दीवानी हो जाती है। राव साहब जो होता है देखने में रंगीन मिजाज का भी आदमी होता है और जैसे वह रचना से बात करता है, रचना इशारा कर देती है तुरंत का तुरंत जो होता है उसी विनीता की तरफ। और दोनों वहीं पर बात करते हैं और विनीता और राव साहब दोनों एक दूसरे से बात करते करते कुछ वक्त निकाल देते हैं। राव साहब जो होता है असल में उसका जो पेशा मेन होता है वह जो होता है पुरानी कार खरीदता और उसको बेच देता है, इससे मुनाफा कमा लेता है। अब वह इसी धंधे में चलता रहता था और जब इस धंधे में चलता रहता तो इसी बीच उसकी मुलाकात जो होता है जब विनीता से होता है तो फ़ोन के थ्रू इनकी बातें भी शुरू हो जाती हैं। इनका बातें जो होता है आए दिन चलता रहता है। इनका इस तरह बढ़ गया था, इन दोनों में प्रेम प्रसंग भी चालू हो गया था। तभी जो होता एक दिन ये दोनों बैठकर एक होटल बैठे होते, वहाँ नाश्ता पानी कर रहे होते हैं। राव साहब विनीता से कह देता है कि तुम एक हमारे से एक कार ले लो सेकंड हैंड का, अगर उस कार को चलाओगी तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। विनीता जो होती इशारों में कह देती हमें सेकंड हैंड कार अच्छा नहीं लगता, हमें नए कार बहुत अच्छे मन भाते हैं। अब राव साहब उसके मन को पकड़ लेता है कि विनीता को आखिर में चाहिए क्या, क्योंकि विनीता के जो अंदर की आत्मा थी वह जानती कि पति से दूर रहना कितना भारी पड़ सकता है। काफ़ी दिनों से पति से वह दूर रहने की वजह से अपने शारीरिक सुख से वंचित थी। अब इसी बात को आज होता राव साहब पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद उससे उसी समय अपने प्रेम का इजहार भी कर देता है। विनीता तुरंत ही उसके प्यार को जो होती है अपसेट कर लेती है। दोनों वहीं होटल में जाते हैं। होटल में जाने के बाद एक कमरा बुक कराते हैं और वहीं दोनों अच्छे से जो होता है उसी कमरे में टाइम स्पेंड करते हैं। जब स्पेंड करते हैं इनका जो होता माहौल ऐसा बन जाता है कि ये दोनों मिलकर उसी कमरों में घंटों संबंध बनाते हैं और यह संबंध का जो सिलसिला होता है कई दिनों तक चलता रहता है। चलने के बाद इनके घर परिवार वालों को किसी को खबर नहीं चलता, ना ही इनके आस पड़ोस के लोगों को। लगभग ऐसे करते करते पूरा का पूरा 2 साल बीत गया था, लेकिन किसी के इनके रिश्ते के बारे में पता नहीं चला था। लेकिन कहते भी दोस्तों कहीं ना कहीं हकीकत ज़रूर सामने आ ही जाती है। ठीक ऐसा ही हुआ। ज्ञानेश्वर को जो है पड़ोसी के द्वारा जब यह खबर लगा कि जो है राव साहब हमारी पत्नी बनीता के बीच कुछ ना कुछ पक रहा है, इसकी तुरंत ही वह आकर भनक जो होता है तुरंत अपनी पत्नी बनीता से बताता है। बनीता जो होती है तुरंत ही इस रिश्ते से इनकार कर जाती है, लेकिन ज्ञानेश्वर जो होता है इन दोनों के ऊपर शंका करता है, जिसकी वजह से अपनी पत्नी को वह जो होता है उस समय जो होता है राव साहब से मिलने के लिए मना कर देती है। और बनीता जो अपनी पति की बात को समझ जाती है, वह जो होता है राव साहब की बातों को कम ध्यान देती है। जब फ़ोन करता था राव साहब तो उसको फ़ोन को रिसीव नहीं करते। इसी वजह से जो होता है राव साहब काफ़ी घबरा से गया। तो एक दिन गली के मोहल्ले में जो होती है बनीता जा रही थी, राव साहब उसको पकड़ लेता है कि हमारी फ़ोन आखिर में क्यों नहीं उठाती। तो वह कहने लगती हम तुमसे रिश्ता नहीं रखना चाहते, हमारी बीच की दूरी अब ख़त्म हो गई। राव साहब उसी समय भन्ना से जाता है, विनीता से कहने लग जाता है कि देख लो, अगर तुम हमारे साथ रिश्ता नहीं बनाओगी तो हम तुम्हारे भाई और साथ में तुम्हारी माँ को ही और तुम्हारे पति को ही, तुम्हारे बेटे को भी इस दुनिया से हटा देंगे। और विनीता जो होती काफ़ी सहम से जाती है, वह डर से जाती है और उसी समय फैसला लेती है कि ठीक है आज के बाद जो कहोगे हम वहाँ करेंगे। राव साहब जब मन करता तो विनीता को फ़ोन करके कभी होटल, कभी जो है लॉज, कभी कहीं बुला लेता, जब उसके साथ मन करता संबंध बनाता था। यह संबंध का सिलसिला जो होता है ठीक ऐसे 10 साल का वक्त निकल गया होता है। और इस चीज़ से जब विनीता काफ़ी ऊब सी गई, जब परेशान हो गई, तो अपनी ज़िंदगी में वह एक जो था आम फैसले लेने के लिए तैयार हो गई। वह सोचती है कि उन्हें अपने पति से तलाक लेकर राव साहब से शादी कर लें। इसीलिए अपनी मन की बात जाकर वह जो होता है उसी समय राव साहब से जब कहती है तो राव साहब जैसे ही सुनता तो भन्ना से जाता है। वह सोचता है कि हमसे विनीता क्या कह रही है, क्या यह सही फैसला है। वह कहता था ठीक तुम चली जाओ, हम कल आएँगे तुम्हारे सामने अपना फैसला रख देंगे। और इसी चीज़ के इंतजार बैठा था पूरा राज होता राव साहब की एक तन्हाई भरी में गुजरता है। वह सोचता है कि अगर हमें इसके साथ ज़िंदगी बसा लेंगे तो हमारी पत्नी, हमारे बच्चों, हमारे परिवार का क्या होगा। और इसीलिए राव साहब जो होता है उसी समय एक खतरनाक फैसला ले लेता है। वह जाता है रात को ही अपने पास के इलाकों में जाता है, एक केरोसिन का डब्बा लेता है और साथ में एक नायलॉन की रस्सी लेता है। नायलॉन की रस्सी लेने के बाद तुरंत जो होता है उसी समय यानी कि 4 जून 2019 का दिन होता है।
और वह जाता है अपनी गाड़ी लेकर, वहाँ जाता है उसके पास, विनीता के पास। उसको कैसे बहला फुसला कर अपनी गाड़ी में बैठा लेता है। बैठाने के बाद अपनी गाड़ी जो होता है बीर पार्क होटल ले जाता है। वहाँ जाने के बाद वहाँ पर जो मैनेजर होते हैं गणेश बाबू से मिलते हैं। मिलने के बाद उनसे कमरा बुक करते हैं। शाम का टाइम होता है 8 बजे का। कमरे में जाते हैं, उसी समय विनीता और जो होते राव साहब दोनों मिलकर आपस में बातें करते हैं। जब इनका प्रेम प्रसंग चढ़ जाता वहीं पर पहले तो दोनों टाइम में स्पेंड करते हैं, लेकिन कुछ देर बाद बैठते हैं तो वह जो होता है उसी समय राव साहब विनीता से कह देता है कि देखो हम तुमसे शादी नहीं कर सकते हैं, इसके लिए चाहे जो तुम कर लो, हम तुम्हारे साथ रिश्ता नहीं बना सकते हैं। लेकिन राव साहब के मन में कुछ और था और दोनों के बीच उसी समय झगड़े तगड़े इतना बढ़ गए कि राव साहब जो होता है उसी समय अपने हाथ से विनीता का गला दबा देता है, जिसकी वजह से विनीता की मौत हो जाती है। लेकिन अपने आप को बचाने के लिए वह सोचता है कि हमारी ज़िंदगी तो लग रहा बाहर निकल के पुलिस के हवाले चली जाएगी, ज़िंदगी भर हम पूरे जेल में बिताएंगे। इसीलिए केरोसिन रखा था, केरोसिन उठाकर विनीता का चेहरा पूरी तरह से जला कर देता है। अब अपने आप को वह सोचता है कि दुनिया में हम तो रहेंगे नहीं, इसीलिए वह अपने आप को स्टूल के सहारे नायलॉन लेता है, नायलॉन को पंखे पर लटका कर अपने आप को आत्महत्या कर लेता है। वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जैसे सच्चाई निकल के आता है, इससे सुनने के बाद जो होता है सबसे पहले आस पड़ोस जितने भी लोग उनके पैर तले से जमीन खिसक जाती हैं। दोस्तों इस घटना का सुनाने का उद्देश्य हमें किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी को दिल को ठेस पहुंचाना है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। और फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।